बैक टू योर ऑन चैनल मिला गुरु। आज के क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आईसीएसई बोर्ड क्लास 10 के स्पेसिमेन पेपर के सोल्यूशन को बायोलॉजी सब्जेक्ट के लिए। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है आपके प्रिपरेशन के लिए। क्यों? क्योंकि जब आप प्रिपरेशन कर रहे होते हो तो आपको जानना बहुत ज़रूरी है कि आर यू ऑन द राइट पाथ। जब आप सही डायरेक्शन में किसी काम को करते हो तो आपको सक्सेस मिलने की चांसेस ज़्यादा होती है। तो इसके लिए हमको स्पेसिमेन सोल्यूशन को देखना बहुत ज़रूरी है। ऑल्दो इस बार आपका सोल्यूशन भी गिवन है वेबसाइट में, लेकिन उसका एक्सप्लेनेशन को आज हम लोग समझेंगे डिटेल में, ताकि आपको एक क्वेश्चन से 3-4 क्वेश्चन को सॉल्व करने का आपको आइडिया लग जाए कि कैसे हो पाएगा। और कॉन्सेप्ट का भी थोड़ा सा क्लैरिटी देते चलूँगी। लास्ट में मैं बताऊँगी कौन से चैप्टर से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आए हैं और उस चैप्टर को हम लोग जल्द से जल्द एज अ रिवीजन क्लास लेके आएंगे। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। पहले स्टार्ट करेंगे सेक्शन ए से। तो सेक्शन इससे पहले कोई भी स्पेसिमेन पेपर को सॉल्व करें या एग्जामिनेशन पेपर को सॉल्व करने से पहले क्या करते हैं, इंस्ट्रक्शन को अच्छे से देख लेते हैं। ऑल्दो आप इसमें से बहुत कुछ जानते हैं कि आपका मैक्सिमम मार्क्स 80 होता है, टाइम अलॉटेड होगा 2 आवर्स, और उसमें आपको पहले 15 मिनट्स जो होंगे वो क्वेश्चन पेपर पढ़ने के लिए होंगे। उसमें रिटन राइटिंग अलाउड नहीं है, ठीक है। और उसके बाद इसमें 2 सेक्शन होंगे मेजरली, सेक्शन ए एंड सेक्शन बी। अब सेक्शन बी में भी सब पार्ट्स होंगे, तो सब पार्ट्स मिला करके जो क्वेश्चंस हैं उनके 4 क्वेश्चन आपको करने हैं सेक्शन बी के, ठीक है। 4 ही क्वेश्चन कर रहे हैं। और सेक्शन ए के सारे क्वेश्चंस कंपलसरी होंगे, इसमें 15 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे, सारे एमसीक्यूज टाइप ऑफ क्वेश्चन होंगे। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे सेक्शन ए को। तो पहला क्वेश्चन है द लूप्स ऑफ हेनल लाई इन, ठीक है। तो ये जो लूप्स ऑफ हेनल लाई है, सबसे पहले समझते हैं ये कौन से पार्ट का क्वेश्चन है, कौन से चैप्टर का क्वेश्चन है। एक्सक्रीटरी सिस्टम का क्वेश्चन है। तो एक्सक्रीटरी सिस्टम में हम लोग को समझना है कि यहाँ पे किसकी बात हो रही है, तो नेफ्रॉन की बात हो रही है। नेफ्रॉन जो होता है वो क्या होता है, एक बेसिक यूनिट है। बेसिक यूनिट है किसका, किडनी का, जिसमें कि हमारा जो पूरा फिल्ट्रेशन का प्रोसेस है उसमें हो पाता है, ठीक है। अब ये नेफ्रॉन का जो पार्ट है ऐसे, तो बोमेन्स कैप्सूल बोलते हैं इसको, बोमेन्स कैप्सूल बोलते हैं। फिर इसको इस तरह से ओके, इस तरह का कुछ दिखता है हमारा। मान लो इस तरह से एक रफ डायग्राम में देखो तो ये है लूप ऑफ हेनल, ठीक है, लूप ऑफ हेनल। लेकिन यहाँ क्वेश्चन क्या है, या ऑप्शन आप देखो तो रेनल कॉर्टेक्स, रेनल मेड्यूला, यानी रेनल किस बात से रिलेटेड है, रेनल वर्ड किसके लिए आता है भाई, तो रेनल वर्ड आता है किडनी के लिए। तो अगर हम लोग किडनी का एक रफ डायग्राम बनाएं, ठीक है, तो ये किडनी जो होता है इसके अंदर में भी क्या होता है, पार्ट होता है। तो ऊपर वाला ये जो पेरिफेरल पार्ट है इसको हम लोग बोलते हैं रेनल कॉर्टेक्स, ठीक है। रेनल वर्ड अपने आप ऐड कर दो क्योंकि ये किडनी से रिलेटेड है। और जो बीच वाला पार्ट है इसको हम लोग बोलते हैं मेड्यूला, रेनल मेड्यूला, ठीक है। अब ये जो नेफ्रॉन है वो यहाँ पे एग्जिस्ट करता है, और ये जैसे ये हो गया बोमेन्स कैप्सूल, यहाँ पे हो गया बोमेन्स कैप्सूल, उसके बाद ऐसे हेनल हो गया, और ये ऐसा। तो ये जो लूप ऑफ हेनल है, आप अब देख के बताओ ये लूप ऑफ हेनल कहाँ एग्जिस्ट कर रहा है। तो आप देख सकते हो कि ये कौन से पार्ट में एग्जिस्ट करेगा, तो रेनल मेड्यूला। ये कौन से पार्ट में एग्जिस्ट कर रहा है, रेनल मेड्यूला में। आई होप इट इज़ वेरी क्लियर, ठीक है। नेक्स्ट है एंटीसेप्टिक प्रेजेंट इन टीयर्स, ठीक है। टीयर्स में जो एंटीसेप्टिक प्रेजेंट है वो कौन सा है, तो इसमें क्या क्या ऑप्शन है, आयोडीन, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, लाइजोजाइम एंड लाइजोसोम। स्पेशली लाइजोजाइम एंड दूसरा आता है लाइजोजाइम और लाइजोसोम। कंफ्यूजन बस इन्हीं दोनों में होना चाहिए। क्यों? क्योंकि आयोडीन तो है नहीं, हाइड्रोजन पेरोक्साइड भी नहीं है। तो लाइजोजाइम जो है, लाइजोजाइम ये एक तरह का क्या है, एंजाइम है, ये एक तरह का एंजाइम है। और लाइजोसोम इज अ सेल ऑर्गेनेल, ठीक है। ये क्या है, सेल ऑर्गेनेल है, सेल ऑर्गेनेल है। और ये सेल ऑर्गेनेल जो होता है ये क्या है, ये एक्चुअली में क्या करता है, इसके अंदर बहुत सारे बैक्टीरियाज होते हैं जो कि डिकम्पोज करते हैं, बॉडी में डिकम्पोज कर देते हैं कोई भी वेस्ट को, ठीक है, या फिर कोई भी जैसे सेल को भी ये क्या करता है, डिकम्पोज कर देता है। इसीलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसीलिए हम लोग इसको कहते हैं सुइसाइडल बैग, ठीक है। इसको हम लोग क्या कहते हैं, सुइसाइडल बैग कहते हैं। ये एक एंजाइम है जो कि क्या, जिसमें क्या प्रेजेंट है, एंटीसेप्टिक प्रेजेंट है, जो कि
टीयर्स के थ्रू हमको रिलीज होता है, ठीक है। तो लाइजोजाइम, तो यहाँ का आंसर क्या हो जाएगा, परफेक्ट आंसर विल बी लाइजोजाइम। आई होप इट इज वेरी क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चन है। असर्शन रीजन में एक स्टेटमेंट और उसका रीजन दिया हुआ रहता है, और ऑप्शंस में या तो दोनों ट्रू होते हैं, या एक ट्रू दूसरा गलत, दूसरा फॉल्स एक गलत, या फिर बोथ फॉल्स, ऐसे ऑप्शंस होते हैं। तो पहले इसमें दोनों स्टेटमेंट, इसलिए ये एक कॉन्सेप्ट बेस्ड, देखो एनालिसिस बेस्ड क्वेश्चन है, यहाँ पे सारा दिया हुआ है, कौन सा रिकॉल बेस्ड है, कौन सा एनालिसिस बेस्ड है, कौन सा एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, ये एक एनालिसिस बेस्ड क्वेश्चन है कि आप खुद से ही रीड करके आप समझ सकते हो। इसके लिए आपके कॉन्सेप्ट जो है वो काफ़ी स्ट्रांग होने चाहिए। यानी कि जैसे पहला स्टेटमेंट है द फीटस रेस्पायर बट डू नॉट ब्रीथ। अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है यू शुड नो द डिफरेंस बिटवीन रेस्पिरेशन, यू शुड नो द डिफरेंस बिटवीन रेस्पिरेशन एंड ब्रीदिंग। So you should know the difference between respiration and breathing. See, first of all and majorly, सबसे important अगर difference दोनों का देखा जाए तो ये क्या है, it's a chemical process, it's a chemical process। अब देखो chemical process का मतलब होता है ये सेल में होता है, राइट, सेल्यूलर प्रोसेस हो गया, सेल के अंदर में गैसेस एक्सचेंज के थ्रू ये प्रोसेस होता है। और ये जो प्रोसेस है इट्स अ फिजिकल प्रोसेस। ये कैसा प्रोसेस है भाई, तो ये एक फिजिकल प्रोसेस है, अब ये फिजिकल प्रोसेस होने का मतलब है इट नीड सम वेल डेवलप्ड ऑर्गन। जैसे कि सबसे इंपॉर्टेंट ऑर्गन जो यहाँ पे चाहिए वो है नोस्ट्रिल्स। नोस्ट्रिल्स हो गया यानी कि नोज हो गया, ठीक है, जो कि एक फीटस में पॉसिबल नहीं है, बिकॉज फीटस जो होता है वो अभी ग्रो कर रहा है, डेवलपिंग स्टेज में है, तो वहाँ पे वो ब्रीद करना चालू नहीं कर सकता। हाँ, वो क्या कर सकता है, रेस्पायर कर सकता है। क्यों, क्योंकि ये जो गैसेस एक्सचेंज है वो उसके बॉडी में हो सकता है। कैसे होगा भाई, तो फीमेल जो वुमेन होगी जिसके यूट्रस में ये प्रेजेंट है उसके ब्लड से ऑक्सीजन को वो क्या करेगा, एक्सचेंज करके, गैसेस एक्सचेंज करके वो रेस्पायर कर सकता है। तो पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। दूसरा स्टेटमेंट भी वही है जो मैं अभी एक्सप्लेन कर रही थी कि मैटरनल ब्लड सप्लाइज ऑक्सीजन टू द फीटस थ्रू प्लासेंटा। जैसे कि मान लो ये क्या है, ये यूट्रस है, इसके अंदर में क्या है, बेबी है, ठीक है, फीटस है। अब ये फीटस जो है, ठीक है, अब ये फीटस जो है वो कुछ ऐसा, यहाँ पे क्या होता है, विलाई लाइक स्ट्रक्चर बना हुआ होता है, ठीक है। ये विलाई लाइक स्ट्रक्चर आपको अच्छे से पता है क्यों होता है, तो एब्जॉर्प्शन को बढ़ाने के लिए होता है। अब ये मदर वूम है तो ये इसमें भी कुछ ऐसा ही स्ट्रक्चर बना हुआ होता है, जिससे कि क्या हो रहा है कि ये जो मदर है, ये तो मदर की बॉडी है, ठीक है, मदर की बॉडी से जो भी गैसेस एक्सचेंज है वो क्या होगा, ये जाता है इस एरिया में, और इसी एरिया को, इस बीच वाले एरिया को हम लोग क्या बोलते हैं, इस बीच वाले एरिया को हम लोग क्या बोलते हैं, प्लासेंटा बोलते हैं, प्लासेंटा बोलते हैं, राइट। अब ये प्लासेंटा जो है, अब यहाँ पे ये जो फीटस है इसके तक कैसे पहुँचता है भाई, तो ये फीटस तक पहुँचने के लिए इसके पास एक कॉर्ड होता है, ठीक है, एक कॉर्ड होता है। इस कॉर्ड को हम लोग क्या कहते हैं, अम्बिलिकल कॉर्ड, इसको हम लोग अम्बिलिकल कॉर्ड कहते हैं, ठीक है। तो इसके थ्रू ये क्या करता है इसको, लेकिन यहाँ पे क्या पूछा है, मैटरनल ब्लड सप्लाईज ऑक्सीजन टू द फीटस थ्रू प्लासेंटा। तो यस इट इज करेक्ट, ये जो प्लासेंटा के थ्रू ही मदर से ये क्या होता है, वोम में आता है, वोम से वो फीटस तक पहुंचता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, ये दोनों ही स्टेटमेंट, बोथ द स्टेटमेंट्स, ठीक है, बोथ ए एंड आर आर ट्रू, बोथ स्टेटमेंट्स आर ट्रू। ये एनालिसिस बेस्ड क्वेश्चन था, ठीक है। सो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 डिस्कस करेंगे। ड्यूरिंग वेंट्रिकुलर सिस्टल द एंट्री वेंट्रिकुलर वॉल्व्स डैश एंड सेमिलुनर वॉल्व्स डैश। तो वेल्व्स के बारे में बात हो रहा है। अब जैसे कि ये किसका क्वेश्चन है भाई, तो ये सर हमारे कोऑर्डिनेशन का क्वेश्चन है, जिसमें कि क्या होता है, हमारा जो बॉडी में हार्ट होता है, ठीक है। तो पहला पार्ट जो है आर्टरिया और दूसरा है हमारा वेंट्रिकुलर, ठीक है। तो इसमें जो सिस्टल होता है, यहाँ पे क्या होता है, वाल्व होता है ना, ताकि ये जो एंट्रीवेंट्रिकुलर वाल्व है वो क्या हो, जैसे ब्लड का जो फ्लो है वो क्या से आता है, इंफीरियर वेना केवा से इसमें आता है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये जो वेंट्रिकल्स है ये क्या हो रहा है, कंस्ट्रिक्ट हो रहा है, राइट। तब जाके ये क्या कर रहा है, ब्लड को पुश करेगा, ऊपर भेजेगा, ऊपर देगा। तो यहाँ पे जो एंट्रीवेंट्रिकुलर वाल्व्स है ये क्या होते हैं, देज आर क्लोज। ये कैसे होते हैं, क्लोज होते हैं, ताकि जो बैक फ्लो है वो ना हो पाए ब्लड, क्योंकि ब्लड इसी रास्ते से है, अगर वो खुला हुआ रहेगा तो बैक फ्लो हो जाएगा।
तो बैकफ्लो ना हो पाए, और सेमिल्यूनर वाल्व्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, वो खुले हुए होते हैं ताकि जो ब्लड है वो क्या हो सके, पास हो सके, ठीक है, ऊपर आगे बढ़ सके। अगर वो वाल्व जो है वो बंद हो जाएंगे तो वो क्या होगा, ब्लड आगे पास नहीं हो पाएगा। तो सेमी ल्यूनर वाल्व्स जो होते हैं वो ओपन है, और जो वेंट्रिकुलर वाल्व्स हैं वो क्या होते हैं, यहाँ पे क्लोज हैं। आई होप इट इज़ वेरी क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू सेरिब्रल हेमिस्फेयर्स आर जॉइंड बाय अ शीट ऑफ फाइबर्स। ठीक है, ये भी लर्न बेस्ड क्वेश्चन है, यानी कि आपको याद कर रहना चाहिए। जैसे कि हमारा ब्रेन है, बेसिकली जो हमारा ब्रेन है वो क्या है, दो पार्ट में, दो हेमिस्फीयर में क्या है, कनेक्टेड है। ठीक है, दो हेमिस्फीयर में डिवाइडेड है, लेकिन जो इधर का जो कुछ पार्ट है उसको इधर, और इधर का पार्ट को इधर एक्सचेंज करना जरूरी है। तो वो किस शीट से होता है, तो वो शीट ऑफ फाइबर्स क्या कहलाते हैं, वो कहलाते हैं कॉर्पस कैलोसम। ठीक है, कॉर्पस कैलोसम कहलाते हैं। क्यों? क्योंकि ये शीट यहाँ पे है, जिसके वजह से क्या हो रहा है, लेफ्ट की चीज़ें राइट में और राइट की चीज़ें लेफ्ट में क्या हो सकती है, एक्सचेंज हो सकती है, राइट। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। पोन्स वगैरह को तो आप लोग जानते हैं, हाइपोथैलेमस क्या है, ग्लैंड है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, बहुत ही इजी क्वेश्चन था। ऑनसेट मेंस्ट्रुएशन इन अ ह्यूमन फीमेल। मेंस्ट्रुएशन के बारे में बात क्या है, तो ऑनसेट मतलब स्टार्टिंग कब होता है, मेनार्क। ठीक है, मेनार्की जो होता है दैट इज द स्टार्टिंग और ऑनसेट ऑफ मेंस्ट्रुएशन। ठीक है, और मेनोपॉज जो है वो क्या है, एंडिंग ऑफ मेंस्ट्रुएशन। ठीक है, इसका एज क्या होगा, ऑलमोस्ट 12 ईयर्स, कुछ एज ईयर्स नीचे, कुछ एजेस ऊपर, और इसके 45 to 50, राइट, 50 ईयर्स, मोटा मोटी 50 ईयर्स मान के चलो, ये क्या है, मेनोपॉज का एज है, राइट। ओव्यूलेशन ये सब वगैरह तो आप जानते ही हैं। ओव्यूलेशन क्या है, जिसमें एग रिलीज होता है, राइट। एग रिलीज होने के प्रोसेस को क्या कहते हैं हम लोग, ओव्यूलेशन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन एसर्शन और रीजन का क्वेश्चन है। रॉड्स एंड कोन्स आर फोटोरिसेप्टर्स इन द स्क्लेरा ऑफ आईबॉल। ठीक है, रॉड्स आर सेंसिटिव टू डिम लाइट। एसर्शन और रीजन बेस्ड क्वेश्चन है। रॉड्स, अच्छा ये किस पार्ट का क्वेश्चन है भाई, तो ये किस सेंस ऑर्गन का क्वेश्चन है, तो आईज का। ठीक है, ये किस सेंस ऑर्गन का क्वेश्चन है, आईज का। अब आंखों में क्या होता है, जो हमारा ये पार्ट है, रेटिना वाला पार्ट। ठीक है, अब यहाँ रेटिना वाला पार्ट में क्या होता है, ऑप्टिकल फाइबर्स के पास यहाँ पे क्या होते हैं, फोटो रिसेप्टर्स होते हैं। क्या होते हैं, फोटो रिसेप्टर्स में फोटो का मतलब क्या है, लाइट, जो कि लाइट को रिसीव करते हैं। ठीक है, लाइट को रिसीव करते हैं। आपने देखा होगा कि जब बहुत भी अंधेरा होता है तभी भी हमारी आंखें कुछ ना कुछ देख पाती है, राइट। कुछ तो ऐसा होता है जो हमारी आंखें देख पाती है। एकदम भी अंधेरा हो तो भी ऐसा नहीं है कि आपको बिल्कुल दिखाई देता है, थोड़ा बहुत डिम लाइट आपको होता है, दिखाई देता है। तो हमारी कॉर्निया में वो क्यों होता है, क्योंकि हमारे कॉर्निया में क्या प्रेजेंट है भाई, तो दो तरह के फोटो रिसेप्टर्स प्रेजेंट है, रॉड्स एंड कॉर्ड्स। देखो, रॉड्स एंड कोन्स। ठीक है, ये दो तरह के रिसेप्टर्स क्या है, हमारे कॉर्निया में प्रेजेंट है। तो यहाँ पे तो पहला ही स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, स्क्लेरा, जबकि क्या होता है, कॉर्निया होता है, राइट। और दूसरा स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, रॉड्स आर सेंसिटिव टू डिम लाइट, विच इज करेक्ट। ठीक है, रॉड्स जो होते हैं वो डिम लाइट के लिए होते हैं, और कोन्स जो होते हैं वो ब्राइट लाइट के लिए होते हैं। ठीक है, वो ब्राइट लाइट के लिए होता है, कलर्स वगैरह के लिए, होते हैं। डिम लाइट के लिए होता है रॉड्स, इसीलिए आपको अंधेरे में दिखता है, और कौन से होता है वो कलर्स वगैरह को भी डिफ्रेंशिएट कर पाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो लिखा हुआ है पहला स्टेटमेंट रॉन्ग है। फर्स्ट जो आपका ए है दैट इज फॉल्स एंड आर इज ट्रू। आर क्या है, सही है। आई होप इट इज क्लियर। तो यहाँ स्क्लेरा की जगह पे क्या होगा भाई, स्क्लेरा की जगह पे क्या होगा, रेटिना। यहाँ स्क्लेरा की जगह पे होगा रेटिना। ठीक है, एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन था, क्योंकि ये आप डे टू डे लाइफ में क्या करते हैं, इसको देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में, प्रिया ट्राई टू मैच द हॉर्मोन्स विद देयर इफेक्ट ऑन आ ह्यूमन बॉडी, सी टेब्यूलेटेड अ पेयर्स एज फॉलो। तो हम लोग को समझना है ये कौन सा चैप्टर का क्वेश्चन है, ये है हमारे कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का, जिसमें कि हम लोग हार्मोन्स वगैरह के बारे में भी पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो हार्मोन पी एक ऐसा हार्मोन है जिसका इफेक्ट हमारे बॉडी में ये हो रहा है कि वो कन्वर्जन कर दे रहा है ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में।
क्या कर रहा है, ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कन्वर्ट कर दे रहा है। और क्यू क्या है, क्यू है कि रीअब्जॉर्प्शन करा रहा है वाटर को बाय नेफ्रॉन्स। ठीक है, तो सबसे पहले पी को समझते हैं। पी क्या कर रहा है, ग्लाइकोजन से ग्लूकोज। अब देखो ग्लाइकोजन से ग्लूकोज बनाना एक प्रोसेस है हमारे बॉडी में, और ग्लूकोज का ब्रेक डाउन करके ग्लाइकोजन बनाना, या ग्लूकोज को क्या करना, एब्जॉर्ब कराना, यूटिलाइज कराना। दो एंजाइम है हमारे पास जो कि ये डिफरेंट प्रोसेस वो करते हैं। ये प्रोसेस तो करता है हमारे बॉडी में ग्लाइकोजन, ग्लूकागॉन, ये हमारे बॉडी में इस प्रोसेस करता है। अब अगर ऐसा प्रोसेस हो तो हमारे बॉडी में क्या होगा, ग्लूकोज का अमाउंट धीरे धीरे बढ़ता चला जाएगा। अगर वो ग्लूकोज क्या हो, हमारे बॉडी में यूटिलाइज ना हो रहा हो। अगर यूटिलाइज हो गया तब तो अच्छी बात है, अगर यूटिलाइज नहीं होगा तो ग्लूकोज का अमाउंट क्या होगा, धीरे धीरे हमारे बॉडी में बढ़ता चला जाएगा, और जिसकी वजह से हम लोग को क्या होता है, डायबिटीज़ हो जाता है, राइट, मेलिटस डायबिटीज़ हो जाता है। ग्लूकोज को अगर का ब्रेक डाउन कराना है, यूज़ कराना है, तो उसको यूटिलाइज कराना है, तो कौन सा एंजाइम आता है, इंसुलिन। इस एंजाइम को क्या बोलते हैं भाई, इस एंजाइम को बोलते हैं इंसुलिन। इसीलिए देखना डायबिटिक पेशेंट को इंसुलिन का क्या दिया जाता है, इंजेक्शन दिया जाता है, ताकि जो उनके बॉडी में ग्लूकोज का अमाउंट बढ़ा है वो ग्लूकोज क्या हो सके, यूटिलाइज होना चालू हो सके, उसका ब्रेक डाउन होना चालू हो सके। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे था स्टिमुलेट्स कन्वर्जन ऑफ ग्लाइकोजन टू ग्लूकोज, तो ये क्या होगा, ग्लूकागॉन हमारा पी है। ठीक है, वैसे तो आप एलिमिनेशन मेथड यूज करके अभी समझ सकते हैं कि पी जो है हमारा आंसर बनने वाला है, लेकिन फिर भी हम लोग क्या करेंगे, फॉर सेफ हैंड हम लोग देख लेंगे कि क्यू के बारे में क्या कहा गया है, रीएब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर बाय द नेफ्रॉन्स। देखो यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट बता रही हूँ कि रीएब्जॉर्प्शन होता है हमारे बॉडी मतलब किडनी में। ठीक है, किसका, यूरिन का, मतलब वाटर रीएब्जॉर्प्शन होता है हमारे बॉडी में। ठीक है, अब ये जो रीएब्जॉर्प्शन है ये एक प्रोसेस है एंटी डाययूरेटिक हार्मोन जिसको कि हम लोग शॉर्ट में ADH बोलते हैं, और इसको हम लोग और क्या बोल सकते हैं, वैसोप्रेसिन, हम लोग और इसको शॉर्ट में क्या बोलते हैं, वैसोप्रेसिन, एंटी डाययूरेटिक हार्मोन या वैसोप्रेसिन। अब एंटी डाययूरेटिक हार्मोन या वैसोप्रेसिन के अंडर सीक्रेशन से क्या होता है, अगर हमारे बॉडी में ये अंडर सीक्रेट होगा तो हमारे बॉडी में जो रीएब्जॉर्प्शन है वाटर का वो क्या हो जाएगा, वो कम हो जाएगा। रीएब्जॉर्प्शन कम होने की वजह से क्या होगा, एक तो पहली बात फ्रीक्वेंट यूरिनेशन, जिसमें कि हमारा क्या होगा मोस्टली, तो देखो जब भी हम लोग का जो डायबिटीज़ होता है, नॉर्मल डायबिटीज़, मेलिटस डायबिटीज़, उसमें क्या होता है, जो यूरिन पास होता है उस यूरिन में क्या होता है, शुगर का अमाउंट होता है। ठीक है, इसीलिए उसको मेलिटस बोलते हैं। मेली का मतलब क्या हो गया, हनी। और जो हमारा ये वाला यूरिन पास होता है जब जो एंटी डाययूरेटिक हार्मोन की वजह से होता है, उसमें क्या होता है, कोई शुगर नहीं होता है, बस बॉडी से क्या होता है, यूरिन पास होता ही चला जाता है। तो इससे हमारा बॉडी में क्या होता है, वाटर का कमी हो जाता है, तो यानी शॉर्टेज ऑफ वाटर हो जाता है। तो दैट इज ऑल्सो कॉल्ड वाटर डायबिटीज़, उसको हम लोग क्या कहते हैं, वाटर डायबिटीज़ बोलते हैं। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा, आंसर विल बी सी, जिसमें कि पी क्या है, ग्लूकागॉन है, और क्यू क्या है, वैसोप्रेसिन है। ये भी अंडरस्टैंडिंग और एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन था। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, while studying the stages in the evolution of man, a well developed gene is absorbed in, हमारा जो इवोल्यूशन हुआ है वो एल्प से हुआ है, हम लोग धीरे धीरे इवॉल्व किए हैं। पहले हम लोग पूरे चारों यूज़ करके जैसे बंदर चलते हैं वैसे चलते थे, फिर हम लोग धीरे धीरे खड़े होने लगे, फिर धीरे धीरे इरेक्ट, फिर उससे इरेक्ट, उसके बाद उसमें चिन का भी रोल आने लगा, धीरे धीरे चिन भी हमारा क्या है, ह्यूमन की तरह दिखने लगा। तो ये हम लोग कहाँ से आए भाई, हम लोग आए होमो सेपियंस से। आपने नाम सुना होगा, साइंटिफिक नेम है मैन का। और वेल डेवलप्ड जीन कहाँ पे ऑब्जर्व किया गया, होमो सेपियंस के टाइम में वेल डेवलप्ड जीन ऑब्जर्व किया गया, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ पेयर ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग हार्मोन्स ऑफ द सेम, ठीक है, सेम बोल दिया गया तो होमोलॉगस होगा। ठीक है, पहले ही बोल रही हूँ, सेम बोला है, सेम शेप सेम साइज तो होमोलॉगस होगा। अगर अलग अलग होता तो एनालॉगस होता, राइट। एक होता तो उस तरह से होता ऑटोजोम हमारा क्या होगा, ये स्पर्म के सेल में हम लोग ऐसे करके देखेंगे। तो अभी क्या बात बोल रहा है कि कॉरेस्पॉन्डिंग क्रोमोसोम जो कि सेम शेप साइज और each from each parent is called homologous chromosomes. Again assertion reason, we urinate more in summer, sweat glands are more active in summer. ठीक है, दो क्वेश्चन है। एक तो assertion बोल रहा है कि we urinate more in summer, ठीक है, we urinate more in summer, और B कह रहा है
कि ये क्यों होता है, क्योंकि स्वेट ग्लैंड जो है समर में मोर एक्टिव होता है, विच इज ट्रू, ठीक है, कि स्वेट ग्लैंड जो होता है, स्वेट ग्लैंड्स आर मोर एक्टिव इन समर। अगर ऐसा बात है, विच इज अ ट्रू थिंग, ठीक है, जो कि हम लोग भी जानते हैं कि स्वेट ग्लैंड हमारे बॉडी में समर में, आपको विंटर में जल्दी पसीना नहीं आता है, आपको समर में ज़्यादा पसीना आता है, यानी कि आपकी जो स्वेट ग्लैंड्स है वो समर में एक्टिव हुए, राइट, समर में एक्टिव हुए। तो समर में अगर वो एक्टिव है तो इससे एक बात एकदम क्लियर है कि हमारे बॉडी से जो वाटर है वो निकल रहा है। किस वे में निकल रहा है भाई? तो स्वेट के वे में। किस वे में निकल रहा है? स्वेट के वे में। अगर हमारे बॉडी से स्वेट के थ्रू कुछ पसीना पहले ही निकल चुका है तो क्या हम लोग यूरिनेट ज़्यादा करेंगे या कम करेंगे? क्योंकि अब हमारे बॉडी में पानी कम है, वेस्ट वाटर जो है वो कम है, तो क्योंकि आधा तो स्वेट के थ्रू निकल गया। तो देयर आर टू पासवेज, है ना। समर में हमारे पास दो तरीका है क्या करने का, एक्सक्रीट करने का, हमारे वाटर, एक्सेस वाटर एक्सक्रीशन का। एक तो स्वेटिंग के थ्रू कुछ वाटर निकले, और कुछ जो बचे हुए हैं वो समर में निकले, समर बोल रही हूँ, वो क्या है, यूरिनेशन के थ्रू निकले, राइट। तो लेकिन ये प्रोसेस समर में ही ज़्यादा होता है। तो अगर हमारे पास पानी का कमी हो गया, लेकिन विंटर में वी हैव ओनली वन पॉसिबिलिटी एंड दैट इज यूरिनेशन, राइट, क्योंकि स्वेटिंग तो बहुत कम होता है, उसका अमाउंट बहुत कम है। तो हमारे पास क्या पॉसिबिलिटी हो गया, यूरिनेशन, यानी कि वी यूरिनेट लेस इन समर, मोर इन विंटर। तो यहाँ पे जो स्टेटमेंट है ये रॉन्ग है कि वी यूरिनेट मोर इन समर, नो, वी यूरिनेट मोर इन विंटर। हम लोग विंटर में ज़्यादा यूरिनेट करते हैं। क्यों भाई? क्योंकि हमारा जो स्वेट ग्लैंड है वो विंटर में एक्टिवेट नहीं होता है जितना समर में एक्टिवेट होता है। तो यहाँ पे पहला स्टेटमेंट रॉन्ग है, दूसरा स्टेटमेंट एकदम सही है, यानी ए इज फॉल्स एंड आर इज ट्रू। आई होप इट इज वेरी क्लियर। बहुत ईजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, राहुल इंसर्टेड अ हेयर पिन into his right ear to remove ear wax। हम लोग भी बहुत बार ऐसा करते हैं ना, ईयर वैक्स को निकालने के लिए वो पिन डाल लिया, लेकिन he felt a sudden sharp pain with loss of hearing and this was due to, और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि आप भी या हम भी कभी कभी हम लोग क्या करते हैं, कान को ऐसे डाल के वैक्स निकाल देते हैं, लेकिन अगर वो जल्दी से अंदर गया तो वो क्या चीज़ को रैप्चर करेगा, पहले तो ये देख लेते हैं। तो ये क्या है, ये इसका मतलब ये हम लोग किस बारे में डिस्कस करने वाले हैं, ईयर के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। ईयर में एक तो पिन्ना होता है, आउटर ईयर, उसमें उसके बाद फिर क्या है, इस तरह से हमारा मिडिल ईयर शुरू होता है। यहाँ पे क्या होता है, ईयर ड्रम होता है। अब जैसे ये ईयर ड्रम है, ईयर ड्रम, यहाँ पे ही क्या होता है, वाइब्रेशन क्रिएट होता है जिसके वजह से हम सुन पाते हैं, राइट। ईयर ड्रम में जो वाइब्रेशन क्रिएट होता है उसके वजह से हम लोग सुन पाते हैं। उसके बाद हमारे पास कोकिलिया होता है, फिर हमारे पास यहाँ पे हमारे दो, यहाँ पे क्या होता है, हमारे ईयर ऑसिकल्स होते हैं, ईयर ऑसिकल्स होते हैं, जिसमें कि 3 छोटे छोटे सेल्स होते हैं, मेलिकस, इंसस एंड स्टेप्स, ठीक है। उसके बारे में भी हम लोग को बात नहीं करना। हमारा तो अगर पिन इंसर्ट होता है, ठीक है, पिन इंसर्ट होता है तो सबसे पहले वो किसको डैमेज करेगा, ईयर ड्रम को। और ईयर ड्रम का डैमेज होने का मतलब ये लॉस ऑफ हियरिंग, हमारा जो सुनने का क्षमता है वो क्या होता है, रैप्चर हो सकता है। तो यहाँ के ऑप्शंस क्या क्या दिए हुए, रैप्चर ऑफ ईयर ड्रम, रैप्चर ऑफ वेस्टिट्यूब, ठीक है, वेस्टिब्यूल, और रैप्चर ऑफ कॉर्निया, कॉर्निया का तो बात नहीं हो रही है, रैप्चर ऑफ पिन्ना, पिन्ना तक तो कोई मतलब नहीं है। और यहाँ इसको रैप्चर करने से लॉस ऑफ हियरिंग नहीं होगा, दिस इज द आउटर कवरिंग। हम लोग तो इनर में डाले हैं ना, अंदर में डाले हैं, तो अंदर में क्या हो गया, रैप्चर ऑफ ईयर ड्रम विल बी द राइट आंसर। रैप्चर ऑफ ईयर ड्रम जो है वो डिस्टर्ब होने से वो, और जब हम लोग अंदर डालते हैं ना तो रैप्चर ऑफ ईयर ड्रम ही होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग ने इसको डिस्टर्ब किया जिसकी वजह से कि क्या हुआ, लॉस ऑफ हियरिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ऑल फूड चेन, ये तो इतना ही इजी क्वेश्चन है कि क्या ही बोलूँ। ऑल फूड चेन्स बिगिन विथ हर्बीवोर्स, ठीक है, एक फूड चेन भी ले लेते हैं भाई, एक फूड चेन भी ले लेते हैं। चलो स्टार्ट कैसे करते हैं हम लोग फूड चेन को। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं ग्रास। ग्रास को खाया डियर ने, एकदम सिंपल सा फूड चेन ले रहे हैं, फूड वेब नहीं, फूड चेन ले रहे हैं, ठीक है। डियर ने, डियर को खा लिया टाइगर ने, इससे एकदम सिंपलेस्ट फूड चेन एवर। तभी भी हम लोग का जो फर्स्ट है ये क्या है, फर्स्ट हमारा फूड चेन है, फूड चेन का फर्स्ट पार्ट है, फर्स्ट लेवल है जो कहो। ये ग्रास क्या है, व्हाट इज ग्रास, यहाँ पे दिया है नेक्स्ट की ग्रीन प्लांट्स आर हेट्रोट्रॉप्स। ग्रास क्या करते हैं, दे आर green plants, right? So what can they do? They do a very magical process and that is known as photosynthesis. वो photosynthesis जैसा एक magical process करते हैं जिसकी वजह से हम सब आज सर्वाइव कर पा रहे हैं। तो वो क्या है भाई, वो तो खुद से अपना खाना बनाते हैं, राइट। They can make their food by themselves, so they are called autotrophs. So they are not heterotrophs, they are
ऑटोट्रॉप्स, ठीक है, दे आर नॉट हेट्रोट्रॉप्स, दे आर ऑटोट्रॉप्स। और हम लोग देख रहे हैं कि जहाँ कहीं पे भी हम लोग फूड चेन एक सिंपल सा भी स्टार्ट करें, वो स्टार्ट हम लोग करते हैं ग्रीन प्लांट से, ग्रास से, ठीक है। और ग्रीन प्लांट से स्टार्ट करने का मतलब क्या है, ग्रीन प्लांट्स क्या है, ऑटोट्रॉप्स है। तो ऑल फूड चेन स्टार्ट विद ऑटोट्रॉप्स, ऑटोट्रॉप्स, यानी कि यहाँ पे दोनों ही स्टेटमेंट रॉन्ग है, क्योंकि यहाँ बोल रहा है ऑल फूड चेन्स बिगिन विद हर्बीवोर्स, नो, इट स्टार्ट्स विद ग्रासेस, इट स्टार्ट विद ऑटोट्रॉप्स, उसके बाद जो है ग्रीन प्लांट्स है। यानी कि बोथ ए एंड आर आर फॉल्स, बोथ, आई होप इट इज विजिबल, बोथ ए एंड आर फॉल्स हियर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज बायोलॉजी टीचर आस्क्ड हर स्टूडेंट्स टू गिव 2 एग्जांपल ऑफ वेस्टिजियल, बहुत इंपॉर्टेंट, वेस्टिजियल ऑर्गन्स। वेस्टिजियल ऑर्गन्स आर दोज ऑर्गन्स विच आर नॉट बीन यूटिलाइज्ड नाउ, ठीक है। हमारे बॉडी में कुछ ऐसे भी ऑर्गन्स हैं जिसका कोई काम नहीं है, अब कोई काम नहीं है, तो वैसे ऑर्गन्स जो होते हैं वेस्टिजियल ऑर्गन्स होते हैं हमारे बॉडी में। तो कौन कौन से ऐसे ऑर्गन्स हैं? तो पहला आंसर राज ने बोला कि विजडम टीथ एंड पिन्ना, विजडम टीथ एंड पिन्ना। विजडम टीथ के बारे में पता है आपको, सबसे लास्ट में होता है, जो कि आप जब एडल्ट होते हैं, कहा जाता है कि जब आप वाइज हो जाएंगे तब आप में विजडम टीथ आएगा, जिसका कि विजडम और वाइज होने का कोई खास लेना देना नहीं है, बट ऐसा कहा जाता है। क्यों? क्योंकि वो विजडम टीथ तब आता है जब आप एडल्ट हो जाते हैं, राइट। तो जनरली इसको रिलेट किया जाता है कि आप वाइज भी हो गए, एडल्ट होने के साथ आप वाइज भी हो गए, तो इसीलिए विजडम टीथ आता है। तो विजडम टीथ जो एकदम लास्ट में होता है, और पिन्ना, पिन्ना क्या हो गया हमारा, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट। बॉडी हेयर, हमारे बॉडी में जो हेयर है, ये सोनू ने कहा कि बॉडी हेयर एंड लार्ज इंटेस्टाइन, राइट। उसके बाद हो गया लता सेड वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स एंड विजडम टीथ, ठीक है, इसने भी विजडम टीथ का नाम लिया है। उसके बाद अभय ने कहा पिन्ना एंड ऑसिकल्स, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन यहाँ पे ऑप्शन से समझेंगे। पहला राज बोल रहा है विजडम टीथ एंड पिन्ना, तो विजडम टीथ को डिस्कस करते हैं। मैंने बोला विजडम टीथ एकदम लास्ट में होता है, कोई मतलब नहीं है, कुछ वैसा खास इसका रोल होता नहीं है। और पिन्ना, अब इसका कोई बता दे मेरे को क्या यूज है इसका भाई, तो इसका यूज भी कुछ नहीं है। तो दिस इज वन ऑफ द करेक्ट आंसर, ये तो बिल्कुल सही बोल रहा है कि विजडम टीथ और पिन्ना भी है। बॉडी हेयर का यूज है हमारे बॉडी में, ठीक है। हमारे बॉडी में क्या है, बॉडी हेयर का यूज है, ये हम लोग को एनीवे एक वार्मथ देता है, साथ में मतलब हमारे ऑर्गन को कवर करके रखता है, ठीक है। तो ये एक यूज हो गया इसका। लार्ज इंटेस्टाइन तो बहुत ही काम का है, हमारे बॉडी में क्या करता है, लार्ज इंटेस्टाइन जो है वेस्ट जनरेट होता है, जो हमारे बॉडी में रीअब्जॉर्प्शन होता है वो क्या करता है, लार्ज इंटेस्टाइन की वजह से होता है। उसके बाद आता है वर्मी फॉर अपेंडिक्स। अपेंडिक्स आपने देखा होगा, हमारा जो हम लोग बनाते हैं ना, ये एलिमेंट्री कैनाल, ठीक है। तो एलिमेंट्री कैनाल जो हम लोग बनाते हैं, तो लास्ट में जो है ना, यहाँ पे एक अपेंडिक्स जो है ऐसा करके थोड़ा छोटा सा ऑर्गन होता है, ठीक है। अपेंडिक्स बोल के एक ऑर्गन होता है, इधर से बनाओगे तो इधर, ये नहीं इधर, ठीक है, इधर, ये अपेंडिक्स होता है, ठीक है। अपेंडिक्स जो होता है वो एक्चुअली उसका क्या रोल है भाई, तो अपेंडिक्स जो होता है एक्चुअली ऐसा नहीं कहेंगे कि उसका कोई रोल नहीं है, बट दैट्स नॉट दैट यूजेबल। अपेंडिक्स एक ऐसा पार्ट है, कभी कभी ये बढ़ जाता है या उसमें बैक्टीरिया वगैरह आ जाता है। तो एक्चुअली अपेंडिक्स का काम है, उसमें बैक्टीरियाज होते हैं जो कि हमारे बॉडी में कुछ अच्छे काम भी कराते हैं और कुछ प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। कभी कभी ये बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन हो जाता है इसमें, तो हम लोग क्या करते हैं, उसको काट के अलग करवा देते हैं ना, क्योंकि उस पार्ट का वैसा कोई यूज़ नहीं है। और विजडम टीथ, फिर से वही बात, विजडम टीथ के बारे में बात हो रही है, तो ये भी क्या है, एक सही बात है, लता ने भी सही बोला है। पिन्ना एंड ऑसिकल्स, पिन्ना तो सही है लेकिन ऑसिकल्स सही नहीं है। ऑसिकल्स मतलब ईयर में जो हमारे जो छोटे छोटे बोन्स होते हैं, वो जो कि क्या करते हैं, हमारे हियरिंग में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, राइट। तो ये तो बिल्कुल ही नहीं होगा। तो अगर कौन कौन सही बोल रहे हैं अभी तक, राज एंड लता, तो देखते हैं ऑप्शन में राज लता कहाँ पे, तो राज एंड लता दे आर सेइंग करेक्ट, बिकॉज तो यानी कि वेस्टिजियल अगर ऑर्गन्स की बात करें जाए ह्यूमन बॉडी में, तो क्या क्या हो जाएंगे, हमारा ये पिन्ना, ठीक है, ईयर पिन्ना, उसके बाद हमारा विजडम टीथ, विजडम टीथ के बाद हमारा वर्मीफोर अपेंडिक्स, ठीक है, ये हमारे क्या है, वेस्ट पार्ट है एक तरह से। ड्यूरिंग प्रैक्टिकल एग्जाम अ प्लांट सेल इन अ पर्टिकुलर सोल्यूशन वॉज प्लेस्ड अंडर कंपाउंड माइक्रोस्कोप। स्टूडेंट्स वर टोल्ड टू ऑब्जर्व द सेल एंड name the tonicity of the solution and mention the process that occurred in the cell। अब देखो ये क्या है, एक सेल है, ठीक है। अब ये एक सेल है, अब ये सेल के अंदर में कुछ सॉल्यूशन भरा हुआ है। अब इसका सेल देखो, ये जो अंदर में जो सेल है वो ऐसा हो गया है, ठीक है। अब इसमें आप देखो ये, यानी कि ये जो सिकुड़ के ऐसा हो गया है, तो कैसा सॉल्यूशन है, यानी कि सेल जो है
वो क्या हुआ है, श्रिंक हुआ है। सेल जो हुआ है यानी कि यहाँ श्रिंकेज हुआ है, श्रिंकेज हुआ है। अब ये श्रिंकेज कैसे होगा भाई, कौन सा प्रोसेस है श्रिंकेज होता है? श्रिंकेज कब होता है, जब वाटर बाहर निकलता है या जब वाटर अंदर आता है? आप ही बताओ, जब वाटर बाहर निकलता है तब श्रिंकेज होता है, या बॉडी से या वाटर जो है अंदर आता है? तो अंदर आएगा तो क्या हो जाएगा, अंदर आएगा तो बाहर, मतलब जो बॉडी से बाहर आएगा वाटर तब ना वो श्रिंक करेगा, अंदर आएगा तो क्या होगा, वो बहुत ज़्यादा फूल जाएगा, स्वेल करेगा, ठीक है। और ये ऐसा कब होता है, हाइपरटोनिक सोल्यूशन में। हाइपरटोनिक सोल्यूशन इसलिए क्योंकि इसमें हाइपरटोनिक सोल्यूशन, हाइपरटोनिक सोल्यूशन, हाइपरटोनिक सोल्यूशन में क्या होगा, हाइपरटोनिक सोल्यूशन होने का मतलब क्या है कि हम जो बाहर में क्या होगा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर लो होगा, ठीक है, लो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर, और अंदर में क्या होगा, हाई होगा, हाई होगा। और वाटर जो है उसका टेंडेंसी है हाई टू लो में जाने का, हाई टू लो में जाने का, यानी कि सेल से क्या होगा, वाटर बाहर आते जाएगा, तो लो कॉन्सेंट्रेशन होगा यहाँ पे, और यहाँ पे हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर आई एम टॉकिंग अबाउट, ठीक है। तो यहाँ पे कैसा सोल्यूशन है भाई, तो हाइपरटोनिक सोल्यूशन। और जो प्रोसेस है वो क्या हो रहा है, ऑस्मोसिस हो रहा है, एग्जॉस्मोसिस। तो क्यों हो रहा है, क्योंकि पानी बाहर आ रहा है, जब बाहर आएगा बता दे रही हूँ कि एग्जॉस्मोसिस क्या है, एक्स वर्ड का मतलब हो गया एग्जिट, इसमें पानी बाहर निकल रहा है। एक हो गया एंडोस्मोसिस, एंडोस्मोसिस में एंड या एन का वर्ड का मतलब है एंटर, जब पानी एंटर कर रहा हो, अंदर जा रहा हो, और एग्जॉस्मोसिस मतलब बाहर जा रहा हो, एग्जिट एंड एंटरिंग, ठीक है। तो ये हो गया आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नेम द फॉलोइंग, क्वेश्चन नंबर 2 में नेम द फॉलोइंग है, कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं जिसका कि हमको नाम लिखना है। पहला क्वेश्चन है द बेसिक यूनिट्स ऑफ हेरिडिटी, हेरिडिटी के बेसिक यूनिट क्या है, तो भाई ये क्या होते हैं, जीन होते हैं। जीन जो होता है वो बेसिक यूनिट होता है हेरिडिटी का, यानी कि जो भी ट्रांसमिशन होगा, यानी जो भी जेनेटिकल ट्रेट्स है, कैरेक्टरिस्टिक्स है, उसका ट्रांसमिशन होता है पेरेंट सेल से डॉटर सेल में या फिर ह्यूमन में, मतलब उसके ऑफ स्प्रिंग में। तो ये उसका बेसिक यूनिट क्या हो जाएगा, जीन हो जाएगा, जीन से होता है, राइट। द अनडिजायरेबल चेंज इन द एनवायरमेंट लीडिंग टू इस डिटोरिएशन, एक ऐसा चेंज जो कि अनडिजायरेबल है, नहीं चाहिए, और उससे क्या हो रहा है, हमारे वो ये लीड कर रहा है इसके डिटोरिएशन का, उसको हम लोग क्या कहेंगे, पोल्यूशन। पोल्यूशन इज अनडिजायरेबल चेंज इन आवर एनवायरमेंट, जिसके वजह से एनवायरमेंट क्या हो रहा है, डिटोरिएट हो रहा है। द स्ट्रक्चर दैट कनेक्ट्स प्लेसेंटा एंड ह्यूमन फीटस, मैंने स्ट्रक्चर ऑलरेडी बना दिया है। तो स्ट्रक्चर जो प्लेसेंटा और ह्यूमन फीटस को कनेक्ट करता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, अम्बाइलिकल कॉर्ड कहते हैं। इसी कॉर्ड के थ्रू क्या होता है, जो फीटस है उसको क्या मिल जाता है, मदर का जो ब्लड है वो तो प्लेसेंटा के थ्रू एक्सचेंज होके आ जाता है पूरे वुम में, लेकिन उसके बॉडी में, यानी फीटस के बॉडी में प्लेसेंटा और फीटस का जो कनेक्शन है वो क्या होता है, अम्बिलिकल कॉर्ड के थ्रू होता है। स्टैटिस्टिकल स्टडी ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन इज डेमोग्राफी, इसको हम लोग क्या कहते हैं, लर्न करने वाला क्वेश्चन है, ठीक है, डेमोग्राफी कहते हैं। इसमें हम लोग, डेमो का मतलब है पॉपुलेशन, तो डेमोग्राफी मतलब जिसमें हम लोग पॉपुलेशन को रीड करते हैं, उसको स्टडी करते हैं, ठीक है। लास्ट है द नाइट्रोजेनियस बेस दैट पेयर्स विद एडेनाइन, ठीक है। हमारे बॉडी में जो जीन होता है वो ऐसे हेलिकस बनाता है, तो एडेनाइन के साथ जाता है थाइमीन या थाइमाइन, ये होता है इसके साथ। तो आंसर भी यहीं पे लिख देती हूँ, आई होप इट इज क्लियर। ये 1 मार्क क्वेश्चन था, ठीक है, सबके लिए नेम करना था। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज गिवन बिलो द ट्रांसवर्स सेक्शन। ट्रांसवर्स सेक्शन किसको कहते हैं, जब आप ये मान लो पार्ट है, इसको कट करके इस तरफ से आप देख रहे हो, दिस इज द ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ स्पाइनल कॉर्ड, रीड द इंफॉर्मेशन बिलो गिवन। तो इसमें क्या है भाई, ये भी मैं थोड़ा सा आपको बता देती हूँ, ये है क्या, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं भाई, ये है ग्रे मैटर, ये है ग्रे मैटर, और ये पार्ट है वाइट मैटर,
ग्रे मैटर और वाइट मैटर। अगर हम लोग ये इसमें स्पाइनल कॉर्ड की बात हो रही है, यानी कि हम लोग किसकी बात करेंगे इसमें, नर्व सेल की बात करेंगे। तो नर्व सेल में क्या होता है, हमारा पता है आप लोग को सबको कि नर्व सेल कैसा होता है। नर्व सेल होता है जैसे मान लो ऐसा स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो एक तो हो गया सेल बॉडी, उसके बाद यहाँ से एक्सॉन वगैरह जो है वो आगे बढ़ेगा, प्लांट लाइक स्ट्रक्चर, और यहाँ से फिर एक्सॉन वगैरह है, और ये हमारा हो गया सेल बॉडी, सेल बॉडी जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, साइटोन, साइटोन बोलते हैं, और ये एक्सॉन है, उसके बाद ये सारा। तो ये यहाँ पे जो सेल बॉडी होता है, ठीक है, यहाँ पे सेल बॉडी होता है और यहाँ पे एक्सॉन वगैरह जो है वो होता है, ठीक है। चलो अब क्वेश्चन क्या दिया, अब ये एक डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है। डिफरेंट टाइप मतलब न्यू पैटर्न डाला गया है, जिसमें कि पैराग्राफ दिया हुआ रहेगा, एक डायग्राम दिया हुआ रहेगा और क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो डायग्राम पैराग्राफ दिया हुआ है, स्पाइनल कॉर्ड एक्सटेंड्स फ्रॉम द मेडुला ऑब्लोंगाटा ऑफ द ब्रेन एंड रन्स डाउन थ्रू द होल लेंथ ऑफ द वर्टिब्रल कॉलम, ठीक है, वर्टिब्रल कॉलम। द स्पाइनल कॉर्ड इज कवर्ड बाय द मेनिनजेस, ठीक है। मेनिनजेस क्या है, कवरिंग है, जो कि हमारे स्कल और ब्रेन, इसके बीच में भी क्या करता है, कुशन का काम करता है, होता है, लाइक लेयर्स के बीच में। इट कंडक्ट्स इम्पल्सेस फ्रॉम द स्किन एंड मसल्स टू द ब्रेन। इट ऑल्सो कंडक्ट्स इम्पल्सेस फ्रॉम द ब्रेन टू द मसल्स ऑफ द ट्रंक एंड लिम्स। क्वेश्चन है, द स्पाइनल कॉर्ड इज अ पार्ट ऑफ द, कौन से नर्वस सिस्टम का पार्ट है। तो नर्वस सिस्टम दो तरह के होते हैं। नर्वस सिस्टम को हम लोग नर्वस सिस्टम को हम लोग को दो कैटेगरी में डिवाइड करना होता है। एक होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम और एक होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम और एक होता है पेरीफेरल नर्वस सिस्टम, जिसको हम लोग बोलते हैं CNS एंड PNS, ठीक है। अब सेंट्रल नर्वस सिस्टम में हम लोग का आता है ब्रेन आता है, मतलब सेंट्रल नर्वस सिस्टम मतलब ये वाला पार्ट एकदम स्ट्रेट लो, सेंट्रल नर्वस सिस्टम तो ब्रेन, और दूसरा क्या हो जाएगा, स्पाइनल कॉर्ड। और इसमें क्या आ जाता है, इसमें नर्व्स आता है, पेरीफेरल नर्व्स आता है, ठीक है। तो हमारे जो पेरीफेरल पार्ट है, साइड का पार्ट, तो हमारा जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, स्पाइनल कॉर्ड उसी का पार्ट है। तो ये किसका पार्ट है भाई, सेंट्रल नर्वस सिस्टम का, राइट। द ग्रे मैटर इन द पिक्चर गिवन अबव कंसिस्ट ऑफ, क्या कंसिस्ट करते हैं भाई, आप देख लो, ये क्या, सेल बॉडी कंसिस्ट करते हैं, वाइल द वाइट मैटर कंसिस्ट ऑफ एक्सॉन्स, ठीक है। स्पाइनल कॉर्ड इज कंसर्न्ड विद द डैश एक्शन, किस टाइप का एक्शन जो है स्पाइनल कॉर्ड करता है। देखो जनरली क्या होता है हमारे बॉडी में, जो सबसे पहले सेंसरी ऑर्गन है या सेंसरी नर्व्स है, वो मैसेज को लेके आता है, वो किसको देता है, ब्रेन को देता है, और ब्रेन जो है उस मैसेज को मोटर नर्व्स तक पहुंचाता है, ठीक है, मोटर नर्व्स तक पहुंचाता है, और एक्शन जो होता है टेक प्लेस होता है। लेकिन कुछ ऐसे इंसिडेंट होते हैं जब क्या हो रहा हो, सेंसरी नर्व ने मैसेज दिया और वो बहुत जल्दी में होता है, ठीक है, बहुत जल्दी में होता है, तो वो ब्रेन तक पहुंचने के बजाय वो सेंसरी नर्व कहाँ पहुंचता है भाई, स्पाइनल कॉर्ड को ही बता देता है कि भाई ऐसा बात है, और स्पाइनल कॉर्ड जो है वो मोटर नर्व को इंस्ट्रक्शन दे देता है कि आप ऐसा एक्शन लो। इस तरह के एक्शन को हम लोग क्या कहते हैं, तो इस तरह के एक्शन को हम लोग कहते हैं रिफ्लेक्स एक्शन। इस तरह के एक्शन को हम लोग क्या कहते हैं, तो हम लोग रिफ्लेक्स एक्शंस कहते हैं, जो कि हम लोग तुरंत लेते हैं, एकदम बहुत कम टाइम में लेते हैं, ब्रेन में जाने तक का भी टाइम हमारे पास क्या है, नहीं होता है। आई होप इट इज़ वेरी क्लियर। एक्शन बिलो द नेक, ठीक है, डैश इज द बोनी स्ट्रक्चर दैट प्रोटेक्ट्स द, अब हमारा जो स्पाइनल कॉर्ड है, राइट, अब हमारा जो स्पाइनल कॉर्ड है वो कुछ ऐसा है, उसको हमारा एक बोनी स्ट्रक्चर जो है वो कवर करके रखता है। आई होप आपको ये देख के ही समझ में आ गया होगा किसके बारे में बात हो रही है भाई, तो ये बात हो रही है वर्टिब्रल कॉलम की, वर्टिब्रल कॉलम की बात हो रही है, जिसके अंदर में हमारा जो स्पाइनल कॉर्ड है वो होता है। आई होप इट इज क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, अरेंज एंड रीराइट द टर्म्स इन ईच ग्रुप ऑफ द करेक्ट ऑर्डर सो एज टू बी इन अ लॉजिकल सीक्वेंस बिगिनिंग विद द टर्म दैट इज अंडरलाइन। जो टर्म अंडरलाइंड है उससे शुरू करना है, ठीक है, जो टर्म अंडरलाइन है उससे शुरू करना है। तो यहाँ पे दिया हुआ है ऑक्सिन्स, तो अगर हम लोग ऑक्सिन्स की बात करें तो पहली बात तो ये कैसा हार्मोन है, ऑक्सिन हमारे बॉडी में क्या है, सॉरी प्लांट में क्या होता है, हार्मोन है जो कि ग्रोथ की तरफ इशारा करता है, ठीक है। अब देखो ऑक्सिन में होता क्या है, मान लो ये प्लांट बॉडी है,
इसके मेरिस्टेम पार्ट में, कौन सा पार्ट में, मेरिस्टेम पार्ट में। मेरिस्टेम पार्ट कौन सा पार्ट होता है, जो डिवाइड कर सकता है, जो ग्रोथ करा सकता है, बढ़ सकता है ना। तो मेरिस्टेम पार्ट में यहाँ पे ऑक्सीजन कलेक्टेड होता है। अब ये ऑक्सीजन यानी कि दूसरा पार्ट क्या होगा, एपाइकल मेरिस्टेम। अपाइकल मेरिस्टेम, अपाइकल मेरिस्टेम जो है ये होता है। उसके बाद ये अपाइकल मेरिस्टेम जो है जहाँ कहीं भी कलेक्ट होता है, ये क्या करता है, सेल का इलोंगेशन कराता है। मान लो ये वाला पार्ट है, यहाँ पे अपाइकल मेरिस्टेम पे यहाँ पे ऑक्सीजन कलेक्ट हो गया, तो ये वाला सेल जो है वो क्या हो जाएगा, लॉन्ग हो जाएगा, यानी कि ऐसा हो जाएगा। यहाँ पे ऑक्सीजन था तो ये हो जाएगा, और यहाँ पे सनलाइट है, दिस इज द सनलाइट, तो ये क्या हो गया, सेल इलोंगेशन हो गया। तो नेक्स्ट पार्ट क्या है, मेरिस्टेम के बाद सेल इलोंगेशन, सेल इलोंगेशन। और सेल इलोंगेशन के बाद इसको हम लोग इस तरह के, क्योंकि हम लोग ये लाइट की तरफ मुड़ गया है, ऐसे दिखेगा कि लाइट की तरफ देख रहा है, लाइट की तरफ मुड़ गया है, इसलिए हम लोग इसको क्या कहते हैं, पॉजिटिव फोटोट्रोपिज्म। फोटोट्रोपिज्म, फोटो का क्या मतलब हो गया यहाँ, लाइट की तरफ जो ग्रोथ होता है, उस तरह के ग्रोथ को हम लोग क्या कहते हैं, फोटोट्रोपिज्म कहते हैं। तो यहाँ पे पॉजिटिव फोटोट्रोपिज्म हो रहा है, ऑक्सीजन की वजह से हो रहा है, अपेकल मेरिस्टेम वाले पार्ट में हो रहा है, जो क्या कराता है, सेल इलोंगेशन कराता है। चलो अब किडनी वाले पार्ट को डायग्राम से ही कर लेंगे। ये हमारा किडनी है, ठीक है। किडनी से हमारा क्या जा रहा है भाई, तो यूरेटर जा रहा है। यूरेटर कहाँ पे जाके कलेक्ट करा रहा है, यूरिनरी ब्लैडर में। उसके बाद क्या है, हमारा यूरेथ्रा है। तो चलो किडनी स्टार्ट भी किससे करना है भाई, किडनी से करना है। किडनी, उसके बाद यूरेटर, उसके बाद यूरिनरी ब्लैडर, नीचे से शुरू करते हैं तो आंसर अलग होता है, और उसके बाद यूरेथ्रा। वर्ड आ रहा है मतलब समझना ओपनिंग है, ठीक है, यूरेथ्रा। आई होप इट इज़ वेरी क्लियर, ठीक है। तो किडनी से स्टार्ट करेंगे तो ये हो जाएगा, पहले तो किडनी 1, उसके बाद हमारा क्या हो जाएगा, यूरेटर, ठीक है, 2, उसके बाद 3 एंड दिस इज 4th पार्ट। आई होप इट इज़ वेरी क्लियर। उसके बाद क्या है, ऑडिटरी कनाल। ऑडिटरी कनाल है तो ऑडिटरी कनाल जो होगा वो होगा। उसके बाद देखो हम लोग को पता है कि ऑडिटरी कनाल के बाद हमारा जो है ईयर है, ईयर में मैलिस जो है वो आता है। तो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं, यहाँ से ये है नंबर 1, ये है नंबर 2, ये है नंबर 3, ये नंबर 4। कॉर्टाई, ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई जो है वो सबसे लास्ट में होता है, राइट, वो सबसे लास्ट में होता है, तो डेफिनेटली वो तो 4th पार्ट है। मेलिस जो है वो पहला है। उसके बाद इंसस आता है, लेकिन इंसस दिया हुआ नहीं है, तो स्टेपिस जो है, स्टेपिस आ जाएगा 3rd पार्ट में। उसके बाद आता है यहाँ पे क्रोमैटिन फाइबर। अब मान लो इसको मैं यहाँ पे इरेज कर लेती हूँ, क्रोमैटिन फाइबर, क्रोमैटिन फाइबर होता है। उसके बाद ये क्या होता है, सेल मेम्ब्रेन, उसके बाद सेल वॉल। अगर सेल वॉल है तो ये हो गया क्रोमैटिन फाइबर, वो उसके बाद क्या हो गया, सेल मेम्ब्रेन, और ये जो सबसे आउटर पार्ट है वो है सेल वॉल। अच्छा, इसमें एक और पार्ट है, ये जो बीच वाला पार्ट है, ये जो फ्लूइड पार्ट है, उसको हम लोग क्या लिखेंगे, साइटोप्लाज्म। तो ये हो गया। अब यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं कैसे कैसे। तो हमारा क्या है, सबसे पहले तो क्रोमैटिन फाइबर से स्टार्ट किया हमने 1, उसके बाद साइटोप्लाज्म 2, उसके बाद सेल मेम्ब्रेन 3, और सेल वॉल 4th पार्ट है, ठीक है। आई होप इट इज़ वेरी क्लियर। क्यों, सेल वॉल सबसे ऊपर वाला पार्ट होता है, सबसे आउटर कवरिंग होता है, और सबसे आउटर कवरिंग सेल वॉल होता है। और सेल वॉल अगर प्रेजेंट है तो ये कैसा सेल है भाई, तो प्लांट सेल है। ये किस टाइप का सेल है, प्लांट सेल है। उसके बाद आते हैं इसमें लंग्स, राइट ऑरिकल, इन्फीरियर वेना केवा, पल्मोनरी आर्टरी। तो सिंपल सा बात है, इन्फीरियर वेना केवा जो है वो आता है ब्लड लेके, ठीक है, इन्फीरियर वेना केवा ब्लड लेके आता है। उसके बाद आर्टरी है, वेंट्रिकल है, ठीक है, उसी तरह से आर्टरी है, वेंट्रिकल है, ठीक है, तो वो दे देता है इन्फीरियर वेना केवा। पल्मोनरी आर्टरी, राइट ऑरिकल को, और राइट ऑरिकल से पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू कहाँ जाता है भाई, तो लंग्स में जाता है, ठीक है, पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू। तो सबसे पहले इन्फीरियर वेना केवा किसके, राइट ऑरिकल को पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू कहाँ जाएगा, तो लंग्स में जाएगा।
आई होप इट इज़ वेरी क्लियर, हमने अच्छे से इसको अरेंज कर लिया है समझ के। ओके स्टूडेंट, सो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। रीड द एक्सप्लेनेशन गिवन बिलो एंड नेम द स्ट्रक्चर। पहले तो एक्सप्लेनेशन के जो दिया हुआ है उसके बेसिस पे हम लोग को पता लगाना है ये कौन सा नाम, उसका नाम क्या होगा। द लार्जेस्ट ग्लैंड इन द ह्यूमन बॉडी दैट सिक्रेट्स बाइल, वी नो दैट इज लिवर, राइट। तो उसी टाइप से हम लोग को पता लगाना है कि क्या है। फूड कंडक्टिंग टिश्यू इन अ वेस्क्यूलर प्लांट, प्लांट में दो टाइप के टिश्यू होते हैं जो हम लोग वेस्क्यूलर बंडल्स बोलता है। तो वो दो टाइप में, एक जो होता है वो पानी पहुंचाता है प्लांट्स के डिफरेंट पार्ट्स में, रूट से लेके प्लांट्स के डिफरेंट पार्ट में, और एक पार्ट जो है, एक पाइप जो है वो क्या करता है, फूड ट्रांसफर कराता है प्लांट्स के कौन से भाग में फूड बनता कौन से पार्ट में है, तो ऑब्वियसली प्लांट्स के लीव्स में बनता है, राइट। तो लीव्स में प्लांट के फूड बनता है, फूड जो है वहां से सारे डिफरेंट पार्ट ऑफ द प्लांट्स जो है उसमें चला जाता है। तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, तो वी ऑल नो दैट इज कॉल्ड फ्लोएम, उसको हम लोग कहते हैं फ्लोएम, राइट। अ सेल फॉर्म्ड बाय द फ्यूजन ऑफ गैमेट्स, उसको हम लोग क्या कहते हैं, जाइगोट, हम लोग उसको कहते हैं सॉरी जाइगोट, ठीक है। फिर से लिख देती हूँ, जाइगोट, ठीक है। क्या होता है, सेल में फ्यूजन होता है गैमेट्स का, कौन सा गैमेट्स का, एग सेल और स्पर्म सेल का, ठीक है। मान लो ये एग सेल और जो है ये है स्पर्म सेल, ठीक है। इन दोनों का जो फ्यूजन होता है एक सिंगल सेल बनता है जिसको कि हम लोग क्या कहते हैं, जाइगोट कहते हैं, हम लोग इसको जाइगोट कहते हैं। उसके बाद आ रहा है नेक्स्ट की द स्मॉलेस्ट ब्लड वेसल्स इन द ह्यूमन बॉडी, इसको हम लोग कहते हैं कैपिलरीज, इसको हम लोग कैपिलरीज कहते हैं। बहुत ही थिन होता है, इसके वॉल्स क्या होते हैं, काफी थिन होते हैं, ताकि ये गैसेस एक्सचेंज को क्या कर सके, हमारे बॉडी में इजिली करा सके। हमारे लंग्स में भी क्या है, कैपिलरीज बने हुए हैं। तो ये जो ब्लड वेसल्स होते हैं इसके वॉल काफी थिन होते हैं, जिसके थ्रू ये गैसेस एक्सचेंज को क्या कर सकते हैं, करा सकता है, ठीक है। अ ट्यूबुलर पैसेज दैट कनेक्ट्स द फेरेंक्स एंड द मिडल ईयर, ठीक है। इसको हम लोग देख लेते हैं एक बार अच्छे से। ये एक पैसेज जो है जो मिडिल ईयर और ये में जुड़ा हुआ है, ठीक है। अब देखो हमारा जो मिडिल ईयर है वो कहाँ पे है, जैसे मान लो ये तो हमारा पिंडा है, आउटर ईयर है, ठीक है, यहाँ से कनेक्टेड है हमारा। उसके बाद ये यहाँ पे मिडिल ईयर है, ठीक है। यहाँ से एक ट्यूब होके जाता है, ठीक है। ये ट्यूब जैसे ये वाला पार्ट, इसलिए हम लोग देखना कभी भी हम लोग जाते हैं डॉक्टर के पास तो जाते हैं ENT के पास, क्यों जाते हैं भाई, तो ईयर, नोज एंड सो देखो ENT मतलब ईयर, नोज एंड थ्रोट, ये हमारा क्या है, कनेक्टेड है, ठीक है। तो यहाँ से जो है ये जाता है, यहाँ पे एक ट्यूब है, ठीक है। इस ट्यूब से आता है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, यूस्टेचियन ट्यूब, TN tube. I hope it is clear. The opening on the barks of the trees through which transpiration occurs. अब देखो इसको अच्छे से मैं समझा दे रही हूँ कि जो ओपनिंग होता है बार्क ऑफ द ट्री में वो क्या कहलाता है और कैसे होता है। देखो हमारे पास जैसे प्लांट है, प्लांट में क्या होता है, प्लांट में क्या होता है, लीव्स होता है, राइट। अब ये लीव्स जो है उसमें जो पोर्स होते हैं गैसेस एक्सचेंज के लिए उसको हम बोलते हैं स्टोमेटा, उसको हम क्या बोलते हैं, स्टोमेटा। लेकिन जो प्लांट के बार्क में जो ओपनिंग्स होता है, अब ये स्टोमेटा जो है ये क्या होता है, ओपन एंड क्लोज होता है, ओपन एंड क्लोज होता है ना, दिन में ये ओपन होता है, रात में क्लोज होता है। लेकिन ये क्या है, दीज आर द परमानेंट ओपनिंग्स। ये कैसे ओपनिंग्स है, परमानेंट ओपनिंग्स है जो कि कभी बंद नहीं होते हैं। इसको हम लोग क्या कहते हैं, लेंटिकल्स कहते हैं, ठीक है। तो इसको हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे, तो हम लोग इसको क्या कहते हैं, लेंटिकल्स, हम लोग उसको लेंटिकल्स कहते हैं। आई होप इट इज वेरी क्लियर। चलिए अब नेक्स्ट पार्ट को देखो। सो स्टूडेंट्स हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 को डिस्कस करने वाले हैं। वो बोल रहा है गिवन बिलो इज अ क्रॉस सेक्शन ऑफ ह्यूमन आई, ठीक है। देख सकते हैं क्रॉस सेक्शन ह्यूमन आई, उतने अच्छे से क्लियर नहीं है पिक्चर, ठीक है, ऐसा दिया नहीं हुआ है, लेकिन मैच द स्ट्रक्चर्स मार्क्ड A to E विद देयर करेक्ट फंक्शन। A to E के स्ट्रक्चर को ही हम लोग को मार्क करना है, क्योंकि F दिया हुआ है कि वो उसका फंक्शन दिया हुआ है, यानी कि मार्किंग से लेवलिंग से हम लोग को फंक्शन को मैच कराना है, ठीक है, नाम नहीं फंक्शन मैच कराना है। तो लेट्स स्टार्ट विद ए आप देख रहे हो ऑप्टिकल फाइबर्स है, ऑप्टिकल ए क्या है, मैं नाम भी लिख देती हूँ यहाँ पे, ऑप्टिकल फाइबर्स या ऑप्टिकल नर्व्स बोलो, ऑप्टिकल नर्व्स है, ठीक है, ऑप्टिकल नर्व्स है। अब ये ऑप्टिकल नर्व्स क्या करता है, ट्रांसमिट करता है
नर्व इम्पल्सेस को ब्रेन में, कि जो आपकी आंखों ने देखा वो क्या करेगा, ब्रेन को देगा नर्व्स के थ्रू, ताकि ब्रेन बता सके ये क्या है। ठीक है, तो 5 हो गया ए का 5 हो गया। उसके बाद मैं यहाँ पे भी लिखते जाती हूँ। उसके बाद बी है, बी आप देख रहे हो बीच वाला पार्ट है। बी क्या कौन सा पार्ट है, इसको हम लोग बोलते हैं विटेरस ह्यूमर। ठीक है, हम लोग इसको क्या बोलेंगे, विटेरस ह्यूमर, जो कि लेंस को क्या करता है, प्रोटेक्ट, आपके रेटिना को प्रोटेक्ट करता है, और एक फ्लूइड पार्ट है तो शेप देता है आपके ये को, तो ये रेटिना को प्रोटेक्ट करता है बी। ठीक है, B1 है, राइट। उसके बाद सी आता है। सी आप देख लो यहाँ पे है, ये पार्ट क्या करता है, ये कौन सा पार्ट करता है, ये आइरिस वाला पार्ट है। तो आइरिस का मतलब है रेगुलेट, तो आइरिस, ठीक है, आइरिस वाला पार्ट है। तो आइरिस जो है वो क्या करता है, रेगुलेट करता है साइज ऑफ द प्यूपिल को। ठीक है, तो ये क्या हो गया, सी हो गया। सी का यहाँ पे 2 लिख दे रही हूँ, राइट। उसका डी है, डी जो है 2 ऐसे आइरिस है उसके बीच में है। ठीक है, तो एक्वस ह्यूमर कहलाता है डी। डी जो है एक्वस ह्यूमर, एक्वस ह्यूमर कहलाता है। तो एक्वस ह्यूमर का काम क्या है भाई, तो मॉइस्टन करना, आपके मॉइस्ट करना आपके लेंस को मॉइस्ट करने का काम किसका है, एक्वस ह्यूमर का है, राइट, एक्वस ह्यूमर का है। एफ के बारे में तो दिया हुआ है। ई के बारे में बात करेंगे। ई क्या है, ई इज द सीलियरी मसल, सीलियरी मसल, सीलियरी मसल जो है इसका काम क्या है, तो सीलियरी मसल करता है शेप ऑफ द लेंस को अल्टर। ठीक है, अब ये रेगुलेट करना साइज, जो आइरिस जो साइज को रेगुलेट करता है प्यूपिल के, ये क्यों जरूरी है, जब हम लोग डिम लाइट में होते हैं यानी कि डार्क लाइट में होते हैं तो हमारा प्यूपिल जो है खुद को बड़ा कर लेता है, इनलार्ज कर देता है, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा लाइट को क्या कर सके, एब्जॉर्ब कर सके और बेटर विजन प्रोवाइड कर सके, राइट। लेकिन अब ये बड़ा हो गया है। ठीक है, बड़ा होने के साथ ही आप अगर बाहर चले जाते हो, जब जहाँ सनलाइट है, बहुत ही इनफ लाइट है, तो उसमें क्या होता है, ये जो लाइट आपका जो प्यूपिल बड़ा है वो क्या करेगा, बहुत ज़्यादा लाइट एब्जॉर्ब कर लेगा, विच विल नॉट बी गुड फॉर योर आइज। तो ये इस टाइम पे क्या होना है, प्यूपिल ऑटोमेटिकली शॉर्ट होना चाहिए, ताकि क्या हो जाए, हमारा जो ये लाइट है वो कम ही ऑब्जॉर्ब करे, क्योंकि कम एब्जॉर्प्शन का जरूरत है, दिखाई दे रहा है सब कुछ। तो ये काम कौन कराता है, प्यूपिल को बड़ा करना छोटा करना, ये आइरिस का काम है। ठीक है, ये काम किसका है, आइरिस का काम है। और सीलियरी मसल का काम क्या है, हमारा शेप ऑफ द लेंस, लेंस के शेप को क्या करना, बड़ा और छोटा करना, लेंस के शेप को बड़ा और छोटा करना दूर और नज़दीक के हिसाब से। आई होप इट इज़ वेरी क्लियर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, और डायग्राम से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। अब तो सेक्शन बी स्टार्ट हो जाता है। आज हम लोग सेक्शन ए तक ही डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट सेक्शन को हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। तो उस सेक्शन को भी अच्छे से देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब अभी कर लो। अगर वीडियो पसंद आया है, एक्सप्लेनेशन एकदम डीप दिया है मैंने, अगर ये पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करना, अपने सारे फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करना। तो मिलती हूँ नेक्स्ट पार्ट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।